जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है। और आपका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चा, आज पढ़ेंगे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस होता क्या है, ऐसे पूरा का पूरा सेल के बारे में आपको बता चुके हैं। 6-7 वीडियो सेल के लिए बनाया गया है। सेल का पूरा इंट्रोडक्शन बताया हुआ है, सेल वाल बताया हुआ है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया हुआ है। ये सब आपका पूरा चीज आपको बता दिए। आज हम लोग शुरू करेंगे न्यूक्लियस। बट न्यूक्लियस को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ होता है सेल के अंदर, है ना। जैसे हम लोग जब सेल का जब पूरा का पूरा उसका बेसिक पढ़े थे तो आपको बताया गया था कि सेल, ये सेल, और सेल की बात करते हैं तो सेल का जो कंपोनेंट्स जो होता है वो आपका होता है सेल मेम्ब्रेन। कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन, या इसको नाम दिए थे बच्चा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका नाम दिए थे। ठीक है, ये आपको पढ़ा चुके हैं। सेल का सेकंड कंपोनेंट जो था वो क्या था बच्चा, सेल वाल था। सेल वाल था। नंबर थर्ड कंपोनेंट्स की अगर बात करते हैं तो नंबर थर्ड कंपोनेंट जो था वो क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। एंड नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो क्या है, आपका न्यूक्लियस है। एंड एक जो आता था वो था सेल ऑर्गेनेल्स। अब देखिए कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है। कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई मटेरियल बना हुआ है तो उस मटेरियल को बनाने में क्या क्या यूज हो रहा है। जैसे सेल की बात करते हैं, सेल जो बना है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है, सेल वाल से बना हुआ है ना। और ये भी आपको बता चुके हैं कि सेल वाल की अगर बात करते हैं तो सेल वाल जो होता है बच्चा ओनली ऑन प्लांट सेल, यानी कि प्लांट सेल में ही होता है। साइटोप्लाज्म सेल में होता है, न्यूक्लियस सेल में होता है, एंड सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं सेल में होता है। ये सारी कंपोनेंट जब एक जगह पे होता है तब क्या होता है, सेल बनता है। तो हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, सेल वाल के बारे में चर्चा कर चुके हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अभी चर्चा नहीं की। सेल ऑर्गेनेल्स जस्ट न्यूक्लियस के बाद आपको पढ़ाएंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स होता है वो क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टोटल चीज उसमें क्या होता है कि मौजूद होता है। सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं। साइटोप्लाज्म आपको बताए थे क्या कि जैसे यहाँ पे सेल है और सेल के अंदर जब बच्चा क्या करते हैं कि एंट्री करते हैं, है ना, तो वहां पे क्या होता है कि फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलता है ना। क्या होता है बच्चा, फ्लूइड लाइक क्या होगा कि स्ट्रक्चर मिलेगा, और इस फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, बट आपको साइटोप्लाज्म के बारे में भी डिटेल आपको बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट कंपोनेंट्स हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में कि न्यूक्लियस जो है वो आपका क्या है। तो ध्यान से देखिए, कॉपी कलम निकाल ले और जो जो बात बताया जाएगा उसको नोट्स करते हुए चले जाना है। अगर नोट्स आप नहीं बना रहे हैं पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, नोट्स आपको बनाने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले बच्चा अगर न्यूक्लियस की बात करते हैं तो जैसे मान लीजिए कि यहां पे ये सेल है। सेल का क्या होता है कि सेंटर होता है। सेंटर का मतलब क्या, बीचों बीच में। सेंटर मतलब बीच में, इसका सेंटर। ये आपको सेल के अंदर एक स्फेरिकल क्या होगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या मिलेगा, स्फेरिकल स्ट्रक्चर। और इस स्फेरिकल स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं न्यूक्लियस। थोड़ा सा फिगर गंदा बना होगा, इसको फिर से बनाएंगे। न्यूक्लियस जब भी होगा तो सेल के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ध्यान रखोगे अभी आपको न्यूक्लियस के बारे में पूरा का पूरा ऐसे ही बताएंगे, ओवरव्यू पूरा बताएंगे, और उसके बाद न्यूक्लियस का पूरा पॉइंट के बारे में क्या करेंगे, डिटेल देखेंगे ना, पॉइंट बाय पॉइंट आएंगे। लेकिन पहले आप न्यूक्लियस का ओवरव्यू देखो। जैसे देखिए मान लो बच्चा ये आपका क्या हो गया, एक सेल हो गया। अब फिगर ठीक ठाक बन रहा है। इसके सेंटर में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा।
ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो डबल मेम्ब्रेन का होता है। डबल मेम्ब्रेन क्या? दो मेम्ब्रेन से वो घिरा हुआ होगा। कौन? न्यूक्लियस। यहां पे एक मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन आप क्या करो बच्चा और बना दो। ठीक है, एक मेम्ब्रेन और बना दो। ये क्या हो गया? डबल मेम्ब्रेन का। तो सबसे पहले बात ध्यान क्या रखना है कि न्यूक्लियस की बात करते हैं, ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन से ये क्या होता है? कवर्ड होता है। इसके बाद जो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है बच्चा। तो न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। और जो न्यूक्लियस होता है उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं कि पोर होते हैं, है ना। अब देखो इसको हम इस तरह से क्या करते हैं? बना देते हैं। इसको इस तरह से बना देते हैं। इसको इस तरह से बना दी। अब ये बताओ, ये न्यूक्लियस, इसमें छोटे छोटे पोर हैं कि नहीं है? बिल्कुल है। ये पोर का वर्क जो होता है वो क्या होता है? अब देखो एक चीज और, पहले क्या बताया गया? न्यूक्लियस सेल का क्या होता है कि एक ऑर्गेनेल्स होता है, और ये जो होता है वो पूरे सेल को क्या करता है कि कंट्रोल करने का क्या करता है? काम करता है ना। जैसे ये देखो, हमारी बॉडी में क्या होता है कि ब्रेन होता है। ब्रेन जो होता है वो एक ऑर्गेन होता है। ये ऑर्गेन का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है बच्चा? इस ऑर्गेन का फंक्शन ये होता है कि हमारे पूरे बॉडी को क्या करता है कि कंट्रोल करता है ना। जो ब्रेन कहता है वही हमारा बॉडी क्या करता है? काम करता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक सेल है। एक सेल अपना स्पेसिफिक फंक्शन कब करेगा? जब क्या होगा कि वहां पे इसका न्यूक्लियस जो बोलेगा, न्यूक्लियस जो ऑर्डर देगा वही क्या करेगा कि ये काम करेगा, है ना। तो ब्रेन ऑफ सेल, सेल का ब्रेन किसको बोलेंगे? न्यूक्लियस को बोलेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पूरा न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, सॉरी पूरे सेल को क्या कर रहा है? ये कंट्रोल कर रहा है। इसलिए क्या बोलेंगे? इसको ब्रेन बोलेंगे, सेल का बोलेंगे, है ना। अब देखो क्या बताया कि डबल मेम्ब्रेन का एक क्या होता है कि कवर्ड होता है। इसके बाद जब आप न्यूक्लियस के अंदर आओगे, न्यूक्लियस के अंदर आओगे, मान लो कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हो, तो इसमें भी आपको क्या है कि फ्लूइड लाइक क्या होगा कि स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें भी आपको क्या मिलेगा? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर। इसको आप क्या बोलोगे? इसको बोलोगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका क्या करेंगे? आप नाम देंगे, है ना। क्या जगह? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर आप आओगे तो आपको क्या मिलेगा? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको बच्चा हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसका क्या करते हैं? नाम देते हैं। और ऐसे न्यूक्लियस का फिगर आपको इस साइड में बोर्ड पे आपको दिखेगा, है ना, कि एक न्यूक्लियस के अंदर पूरा मटेरियल जो होता है वो आपका क्या होता है। बोर्ड पे आपका इमेज बनते रहेगा न्यूक्लियस का, बट हमारा काम ये भी है कि न्यूक्लियस का फिगर बनाकर आपको समझाएं। यहाँ पे आपको एक हेल्प मिलेगा, न्यूक्लियस का ओवरऑल आपको इमेज वहां पे दिखेगा। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर आओगे तो इसमें क्या होगा? फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। इसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होगा कि इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से कुछ क्या होगा कि स्ट्रक्चर मिलेगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिड बोलते हैं। ठीक है। ये बच्चा क्रोमैटिड क्या होता है? अगर आप न्यूक्लियस के अंदर यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म में देखोगे ना तो क्रोमैटिड, व्हाट इज क्रोमैटिड? तो क्रोमैटिड को आप एक एग्जांपल से समझो। जैसे ये बताइए कि आप दुकान में जाते हैं धागा खरीदने के लिए, दुकानदार से मांगते हैं कि धागा दीजिए, तो क्या वो धागा जो होता है वो ऐसे ही मतलब निकाल कर देता है? बिल्कुल नहीं। वो एक आपको क्या देता है? रील देता है ना, जिसमें पूरा का पूरा धागा जो होता है वो लिपटा हुआ होता है। उस रील से पूरे के पूरे धागा को क्या करो? बाहर निकाल दो। धागा को क्या करो? बाहर निकाल दो। अब धागा को अगर आप बाहर निकाल दिए तो वो तो उथराया हुआ दिखेगा, है ना। जस्ट लाइक क्रोमैटिड जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म में ऐसे ही आपको मिलेगा, है ना।
उलझा हुआ धागा आप बोल सकते हैं। जिस तरह से उलझा हुआ धागा बच्चा मिलता है, उसी तरह से क्या होता है कि न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या मौजूद होगा? क्रोमैटिड मौजूद होगा। समझ में आ रहा है सबको? चलिए थोड़ा और आगे आते हैं। इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में, ठीक है, इसी न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको एक और, ठीक है, आपको एक और यहां पे क्या होगा बच्चा? स्फेरिकल क्या होगा कि स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। जैसे कैसे आपको बताया गया कि एक सेल की अगर बात करते हैं, एक सेल के सेंटर में क्या होता है कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, तो उसका नाम क्या दिए? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म में आपको एक स्फेरिकल क्या होगा? स्ट्रक्चर मिलेगा, एंड उसको आप क्या बोलोगे? उसको बोलोगे न्यूक्लियोलस। बच्चा उसका क्या करते हैं? नाम देते हैं। समझ में आया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमैटिड एंड न्यूक्लियोलस। ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं। अब इस क्रोमैटिड की अगर बात करते हैं, क्रोमैटिड का जो यूनिट होता है, यूनिट आप अच्छे से समझते होंगे। यूनिट के बारे में पूरा का पूरा बात आपको बताया गया कि यूनिट क्या होता है। और जब सेल का बच्चा इंट्रोडक्शन जब दे रहे थे, तो उसमें यूनिट के बारे में बताया गया था कि यूनिट जो होता है वो क्या होता है कि किसी भी मटेरियल का, है ना, स्मॉलेस्ट पीस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। सबसे छोटा टुकड़ा को क्या बोलते हैं? यूनिट। उसका क्या करते हैं? नाम देते हैं, है ना। तो अब ये बताओ कि क्रोमैटिड की अगर बात करते हैं, तो क्रोमैटिड का जो बच्चा यूनिट होता है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? दिखना चाहिए। अब यहां पे देखिए, क्रोमैटिड का जो यूनिट होगा, क्रोमैटिड का यूनिट जो होता है वो क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। शायद नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा और इधर लिखने का कोशिश करेंगे। यूनिट की अगर बात करते हैं, क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमैटिड का यूनिट क्या? क्रोमोसोम। बच्चा क्रोमोसोम के यूनिट की अगर बात करते हैं, क्रोमोसोम का यूनिट की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम का यूनिट जो होता है वो डीएनए होता है। और डीएनए का बच्चा यूनिट जो होता है वो क्या होता है? जीन। यानी कहने का मतलब कि ये क्रोमोसोम कहाँ पे? क्रोमैटिड में। क्रोमोसोम का यूनिट डीएनए, डीएनए का यूनिट जीन, और जीन का मतलब क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल को क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं, है ना। जैसे ये बताओ, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है, जो गुण है आपके शरीर का, कहां से आया? आपके फादर और मदर से आया हुआ, यानी कि उनका जीन आप में आया। हमारा अगला जनरेशन आएगा, उसमें हमारा जीन जाएगा। तो सारा जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो स्टोर्ड जो होता है वो किस में होता है? जीन। यानी कि हमारा जीन अगर अगले जनरेशन में जाएगा तो हमारा गुण जो है वो अगले में क्या है? चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्रोमोसोम, डीएनए एंड क्या बच्चा? जीन। ये सब कहाँ पे रहेगा? न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है कि स्टोर होता है। और आप बुक में कभी कभी ये भी देखोगे कि न्यूक्लियस को ही जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। ठीक है, न्यूक्लियस जेनेटिक मटेरियल है, बट एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल किसको बोलोगे? जीन को बोलोगे। क्यों? क्योंकि जीन में ही सारे के सारे गुण जो होते हैं वो क्या होता है बच्चा? मौजूद होता है। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे आते हैं। अभी आपको बताया गया था कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है कि पोर होता है, और आपको हमने पढ़ाया है सेल मेम्ब्रेन भी बच्चा पढ़ाया है, सेल मेम्ब्रेन ही पढ़ाया है ना। और बताए थे कि सेल में न्यूक्लियस, यहां पे साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये बताओ कि सेल के बाहर से कोई कंपोनेंट्स अंदर आना चाहता था तो ये सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आता था, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में क्या था? पोर था, है ना। तो यहां पे क्या होगा? अंदर आएगा। अगर कोई मटेरियल बाहर निकलना चाहेगा तो वो भी पोर से। तो पोर का मतलब क्या होता है? पोर का फंक्शन यहां पे क्या होगा? पोर का बच्चा फंक्शन ये होगा कि मटेरियल को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। एक्सचेंज का मतलब अंदर आएगा, बाहर जाएगा, अंदर आएगा, बाहर जाएगा। तो देखो यहां पे, अब ये बताओ कि यहां पे जो साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा, साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहां पे लिख सकते हो साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म, है ना बच्चा, क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म। अब ये बताओ कि न्यूक्लियस से कुछ मटेरियल साइटोप्लाज्म में जाना चाहेगा, है ना? और ऐसा हमेशा होता है कि कुछ मटेरियल ऐसा होता है न्यूक्लियस के अंदर जिसको साइटोप्लाज्म में जाना क्या होता है? जरूरी होता है। और कुछ मटेरियल ऐसा होता है कि जो साइटोप्लाज्म में होता है वो तो जाएगा ही जाएगा, मतलब अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। तो ये बताओ, जब तक अगर पोर अगर नहीं रहेगा, क्या मटेरियल एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारे घर में अगर गेट बच्चा अगर नहीं रहेगा, तुम खेलने के लिए, पढ़ने के लिए, किसी से मिलने के लिए जा सकते हो? नहीं जा सकते। अगर बाहर चल गया, गेट बंद हो गया, तुम घर में अंदर आ भी नहीं सकते हो। तो गेट का काम क्या है? आवागमन करवाना। तो यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बच्चा बात करते हैं, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो क्या होता है कि पोर होता है, ये पोर क्या करेगा? साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म मटेरियल को क्या करेगा? एक्सचेंज करेगा। बात सबको समझ में आया? तो ये लगभग आपका ओवरव्यू है न्यूक्लियस का। और अब बात करेंगे, पॉइंट व पॉइंट आते हैं न्यूक्लियस का। तो पूरी तरीके से इसको देखते रहें, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहो। अगर आप सोचोगे कि 5 मिनट में, 2 मिनट में अगर कोई चीज़ समझ में आ जाए, तो ये आपके लिए असंभव है। 2 मिनट में सीखोगे तो आपको 2 मिनट के लायक ही नॉलेज मिलेगा। अगर आपको डीप नॉलेज अगर लेना है तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और हमारा फर्ज बनता है भाई कि पूरा का पूरा जो आपका 9th सिलेबस है, जितना भी टॉपिक है, उससे ज़्यादा देने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहो, ये नहीं कि 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। चलो अब आते हैं बच्चा, यहाँ पे हेडिंग लगाते हैं न्यूक्लियस में। अब पॉइंट बाय पॉइंट आते हैं न्यूक्लियस के लिए। लिखते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का बच्चा पार्ट्स जो होगा वो क्या क्या होगा, है ना? सबसे पहला यहां पे आप लिख सकते हो सेलुलर कंपोनेंट। अब बताओ कि ये एक सेलुलर कंपोनेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। न्यूक्लियस कहां पे रहता है? सेल में। तो सेल का कंपोनेंट है। तुम कहां पे रहते हो? अपने घर में, है ना? तो तुम अपने फादर का क्या हो? कंपोनेंट हो, है कि नहीं? अब उसी तरह से न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस कहां पे रहता है? सेल में। तो किसका कंपोनेंट होगा? सेल का। यानी कि आप बोल सकते हो कि ये क्या है बच्चा? सेलुलर कंपोनेंट। सेकंड सेंट्रली लोकेटेड कहने का मतलब क्या? अब बताओ, देखो, अब जितना भी पॉइंट आपको लिखेंगे ना बोर्ड पे, ऐसा आपको फील होगा कि सारा का सारा चीज जो है वो क्या है? बतला दिए, है ना? ओवरव्यू का फायदा यही होगा, पूरा पहले उसके बारे में जानकारी दे दिए, और अब जितने भी पॉइंट को अगर लिखेंगे, सारे पॉइंट लगे, हाँ सर ये तो पढ़ा हुआ, ये पढ़ा हुआ, इसके बारे में आता है ना? तो अब पॉइंट बाय पॉइंट को सिर्फ देखते जाना है। अब क्या बोला? सेंट्रली लोकेटेड। आपको शुरुआत में बताए थे, न्यूक्लियस जो अवेलेबल होता है सेल में, वो कहां पे होता है? सेल के सेंटर में होता है। तो सेंट्रली लोकेटेड लिख सकते हो, यानी कि सेंटर में क्या होता है? लोकेटेड होता है। एंड लार्ज इन साइज। ठीक है। अब अच्छा बताओ, ये सेल में ये न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या होते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स होता है। अब ये बताओ कि अगर सेल की अगर बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा साइज जो होता है वो किसका दिखता है? तो सबसे बड़ा साइज जो दिखेगा वो दिखेगा आपको न्यूक्लियस का। तो नंबर 3rd पॉइंट आप ये बोल सकते हो क्या? लार्ज इन साइज, यानी कि न्यूक्लियस का जो साइज जो होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है ना? फिर आप लिख सकते हो लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। इसका मतलब बच्चा क्या हुआ?
सेल का सबसे लार्जेस्ट स्ट्रक्चर किसको बोलोगे? न्यूक्लियस को बोलोगे। चारों पॉइंट इजली आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि ओवरव्यू पहले बता दिया। फर्स्ट पॉइंट क्या? सेलुलर कंपोनेंट, सेल का कंपोनेंट है। सेकंड है सेंट्रली लोकेटेड, कहने का मतलब न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है? सेल के सेंटर में क्या होता है कि लोकेटेड होता है। एंड नंबर थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, लार्ज इन साइज, सबसे बड़ा क्या होता है, किसका साइज होता है? एंड ए लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, है ना। यानी कि ये क्या होता है कि सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस सेल के अंदर, ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, इसके पहले ही बच्चा बता है कंपोनेंट का मतलब फिर से वही बात क्या कि अगर कोई मटेरियल है और उस मटेरियल को बनाने में कौन कौन सा चीज का यूज हुआ, जो यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? कंपोनेंट। अब यहाँ पे न्यूक्लियस है, ठीक है, तो न्यूक्लियस का कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, है ना। तो न्यूक्लियस के बच्चा कंपोनेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले ये क्या होगा कि आपका दो होगा। सबसे पहले एक होगा न्यूक्लियर इनवेलप, है ना। सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा आपका? न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर इनवेलप। अब बच्चा अगर बात करते हैं न्यूक्लियर इनवेलप का, ठीक है, किसका बात करते हैं? न्यूक्लियर इनवेलप का। तो ये जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो क्या है? न्यूक्लियर इनवेलप का मतलब वही न्यूक्लियस का क्या? मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस का सिंगल मेम्ब्रेन होता है या डबल मेम्ब्रेन होता है? तो न्यूक्लियस का बच्चा क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला यहां पे न्यूक्लियर इनवेलप में क्या जाएगा? फर्स्ट पॉइंट आपका जाएगा कि कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या जाएगा? कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी कि न्यूक्लियर इनवेलप जो होगा, न्यूक्लियर इनवेलप समझना, इनवेलप का मतलब वही क्या? मेम्ब्रेन। तो कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस एक होगा न्यूक्लियर इनवेलप और एक आपको और बताएंगे, ठीक है, एक आपको और बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है न्यूक्लियर इनवेलप। तो न्यूक्लियर इनवेलप की अगर बात करते हैं तो यहां पे न्यूक्लियर इनवेलप क्या होगा? कंपोज्ड ऑफ टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड पॉइंट की बच्चा अगर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट का, तो सेकेंड पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? कवर्स न्यूक्लियस। कवर्स न्यूक्लियस, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है? कवर्स न्यूक्लियस। अब बताओ यहां पे न्यूक्लियस को बनाया कौन? न्यूक्लियस को बनाया कौन? न्यूक्लियस को बच्चा जो बनाया, न्यूक्लियस को जो बनाया वो बनाया न्यूक्लियर इनवेलप। कैसे बच्चा? कैसे बच्चा? यहां पे देखो, यहां पे क्या है? आपका सेल है और यहां पे क्या था? न्यूक्लियस था। यही था ना? क्या था? न्यूक्लियस था। अब ये बताओ कि न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन का था, है ना। किसका था? डबल मेम्ब्रेन का। अगर ये बताओ कि अगर ये मैं मान लो, ठीक है, एक मिनट और सीखो, एक मिनट और। यहां पे क्या था? न्यूक्लियोप्लाज्म था, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अलावा क्रोमैटिड था, जीन था, क्रोमोसोम था, सारा मटेरियल यहीं पे क्या है कि स्टोर है। और ये सबको बांधे हुए कौन था? सबको बांधने का जो काम कर रहा था वो कर रहा था न्यूक्लियर इनवेलप। अगर ये न्यूक्लियर इनवेलप को हम हटा दें, ठीक है, न्यूक्लियर इनवेलप को बच्चा अगर हटा दे तो न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा और क्या होगा बच्चा? न्यूक्लियस का फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा? नहीं होगा, है ना। तो सेकंड पॉइंट, कवर्स न्यूक्लियस, यानी कि ये मेम्ब्रेन है जिसके कारण क्या बना हुआ है? न्यूक्लियस बना हुआ है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? न्यूक्लियस का बच्चा क्या होगा?
फॉर्मेशन जो होगा वो क्या होगा, नहीं होगा। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हुआ। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, थर्ड पॉइंट। अब यहाँ पे बच्चा अगर थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट आ जाएगा सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, है ना। थर्ड पॉइंट क्या होगा, सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखो बच्चे ये क्या कर रहा है, सेपरेट का मतलब होता है अलग करना, सेपरेट का मतलब अलग करना। तो देखो क्या है, सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। जैसे यहां पे सेल में न्यूक्लियस, ठीक है, यहां पे बच्चा क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। अब ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ही ना है, बीच का जितना ही मटेरियल है उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस। अब बताओ इसको सेपरेट कौन कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है कौन, ये बीच में आ गया न्यूक्लियर एनवेलप। जैसे मान लो कि आप दो गहरे दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों में काफी क्या है कि गहरा फ्रेंडशिप है, तीसरा कोई अगर आ जाएगा बीच में क्या आ जाएगा, दरार आ जाएगा, दोनों दोस्त का फ्रेंडशिप जो था, है ना, वो क्या होगा, टूट जाएगा। तो ये बताओ यहाँ पे क्या है बच्चा, साइटोप्लाज्म, यहाँ पे साइटोप्लाज्म और यहाँ पे न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्यों बना, न्यूक्लियस को बना कौन रहा है, न्यूक्लियस बना कि यहाँ पे मेम्ब्रेन आ जाने के कारण कुछ मटेरियल इसमें आ गया और बाकी सारा का मटेरियल यहाँ पे आ गया, है ना। तो आप बच्चा बोल सकते हो कि सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, है ना। यहाँ पे बच्चा अगर बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, है ना, सेपरेट करने का जो काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, वो कर रहा है आपका न्यूक्लियर एनवेलप आपका कर रहा है। नंबर थर्ड पॉइंट हो गया। नंबर फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं तो नंबर फोर्थ पॉइंट होगा बच्चा, पोर्स आर प्रेजेंट, है ना, पोर्स आर प्रेजेंट called, pores are present called nuclear pore। अब यहां पे बात करते हैं न्यूक्लियर पोर के बारे में भी आपको क्या है कि बताया गया कि न्यूक्लियर पोर जो होता है वो क्या होता है। तो न्यूक्लियर एनवेलप की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियर एनवेलप में बच्चा क्या होता है कि पोर होता है, और उस पोर की बात करते हैं तो उस पोर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर, उसका क्या करते हैं, क्या नाम पे। और न्यूक्लियर पोर का फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, आपको बता चुके हैं कि न्यूक्लियर पोर का फंक्शन जो होगा, साइटोप्लाज्म से अगर कोई मटेरियल न्यूक्लियोप्लाज्म में आना चाहता है या न्यूक्लियोप्लाज्म से कोई मटेरियल साइटोप्लाज्म में जाएगा तो किसके कारण जाएगा, कौन करवाएगा, ये करवाएगा आपका न्यूक्लियर पोर, जो कि न्यूक्लियर एनवेलप में क्या होता है, मौजूद होता है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आते हैं नंबर फिफ्थ, और नंबर फिफ्थ पॉइंट जो बच्चा, परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, ठीक है, परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल between साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। अब बताओ कि यहां पे अगर बात करते हैं कि जैसे ये न्यूक्लियस है और बोर्ड पे इमेज आपका बन रहा होगा, आप उस इमेज के माध्यम से भी क्या कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म कहाँ पे और साइटोप्लाज्म जो होगा वो आपका कहाँ पे होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच्चा अगर बात करते हैं, क्या बोला, परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का मटेरियल फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो मटेरियल बनता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म का कुछ मटेरियल यहाँ पे आना चाहेगा
और न्यूक्लियोप्लाज्म का कुछ मटेरियल जो होगा वो साइटोप्लाज्म में जाना चाहेगा, तो वहां पे ट्रांसफर करने का जो काम करता है, ट्रांसफर करता है दोनों के बीच में, वो कौन करेगा बच्चा? न्यूक्लियर इनवेलप। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर इनवेलप में क्या होता है? पोर होता है, और उस पोर को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर पोर। उसका क्या करते हैं? नाम देते हैं। तो ये बच्चा 4 से 5 पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ, जिसको क्या बोले? न्यूक्लियर इनवेलप, है ना। इसके अलावा न्यूक्लियर इनवेलप यहां पे तो बता दिए। अब देखिए, एक जो होगा यहां पे, एक जो होगा आपका जिसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड इसका कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा? यहां पे होगा, दिख रहा होगा सबको, न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको साइड से कवर करते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। अभी देखो, अभी बात हुआ न्यूक्लियर इनवेलप का, अब क्या बात होगा? न्यूक्लियोप्लाज्म का। अब ये बताओ कि न्यूक्लियोप्लाज्म की बच्चा अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोलेंगे किसको? न्यूक्लियस के अंदर बार बार बातों को रिपीट करते हैं, ठीक है, बार बार बातों को रिपीट करते हैं। तो जब क्या होगा कि न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर होगा उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसका क्या करेंगे? नाम देंगे। अब देखो, न्यूक्लियोप्लाज्म का कुछ पॉइंट्स है, उसको भी क्या करेंगे? देखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, लिक्विड ग्राउंड स्टेट। इसका पॉइंट हम यहां पे लिखते हैं, 2 पॉइंट है इसका। फर्स्ट, लिक्विड ग्राउंड स्टेट, एंड सेकंड की अगर बात करते हैं तो सेकंड जो होता है कवर्ड बाय NE, जिसको बोलते हैं NE का मतलब न्यूक्लियर इनवेलप, है ना, न्यूक्लियर इनवेलप। अब देखो अच्छा क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर में जो लिक्विड होता है, क्या बताया? लिक्विड ग्राउंड स्टेट एंड कवर्ड बाय न्यूक्लियर इनवेलप। अब बताओ कि इसके अंदर जो लिक्विड है, इसके अंदर जो क्या है? लिक्विड है। ये लिक्विड जो कवर्ड है वो किससे है? न्यूक्लियर इनवेलप, इसी से कवर्ड है, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो इतना बात उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और अब न्यूक्लियोप्लाज्म को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म का। तो बच्चा अगर न्यूक्लियोप्लाज्म को और आगे बढ़ाते हैं तो आपको बेसिक्स चीज में आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर बात करते हैं कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? आपका क्रोमैटिड होता है, क्रोमोसोम होता है, सभी सबस्टांस होता है, उसमें क्या होता है कि आपका अवेलेबल होता है ना। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म का, इसको घेरते हैं इधर, न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या होगा? पहला जो होगा वो होगा न्यूक्लियोलस, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट अगर बात करते हैं न्यूक्लियोलस, दिख रहा होगा आपको सही तरह से। और एक जो होगा बच्चा उसको आप क्या बोलोगे? क्रोमैटिड। बेसिक से बता चुके हैं, समझ में आपको आसानी से आना चाहिए। न्यूक्लियोलस क्या? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म किसको? बार बार उसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर फ्लूइड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म में एक और भी छोटा स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। और क्रोमैटिड तो आपको बता चुके हैं कि बच्चा क्रोमैटिड किसको बोलते हैं? जो उलझा हुआ धागा होता है, उस उलझे हुए धागा को क्या बोलते हैं? क्रोमैटिड्स। उसी तरह से आपको क्या होगा? दिखेगा। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोलस का कुछ पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस का कुछ पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट अगर बात करते हैं न्यूक्लियोलस का, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या? न्यूक्लियोलस और क्या होगा? क्रोमैटिड। तो न्यूक्लियोलस का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा?
वन और मोर इन नंबर, क्या बच्चा, वन और मोर इन नंबर, यानी कि न्यूक्लियोलस सेल में एक या एक से क्या होगा, अधिक हो सकता है। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, न्यूक्लियोलस समझ रहे हो ना, देखो यहां पे फिर से समझाते हैं न्यूक्लियस क्या। जैसे मान लो छोटा सा चीजें बता रहे हैं, सेल में क्या है, न्यूक्लियस में क्या बच्चा, न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, और इसमें क्या होगा कि एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा, उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस देखो कभी कभी आपको सुनने लगा न्यूक्लियस, नो, न्यूक्लियोलस, है ना। तो न्यूक्लियोलस नंबर में एक भी हो सकता है, एक से क्या होगा, अधिक भी हो सकता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फ्रॉम प्रोटीन फॉर्मिंग, फ्रॉम प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स राइबोसोम, हाँ ठीक है, सेंटर्स राइबोसोम्स। अब देखो क्या बोला, फ्रॉम प्रोटीन फॉर्मिंग, यानी कि न्यूक्लियोलस की बच्चा अगर हम बात करें, है ना, तो न्यूक्लियोलस भी किसी ना किसी चीज से बना हुआ होगा, है ना। न्यूक्लियोलस की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियोलस भी किसी ना किसी चीज से बना होगा। तो न्यूक्लियोलस जो बनता है प्रोटीन से, और एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे प्रोटीन का सिंथेसिस जो होता है वो सेल के अंदर कौन करता है, राइबोसोम। और राइबोसोम के बारे में आपको पूरा का पूरा बात आपको बताया जाएगा कि राइबोसोम्स जो होता है वो क्या होता है। और अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि राइबोसोम्स जो होता है वो क्या करता है बच्चा, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, यानी कि मतलब प्रोटीन को क्या करता है कि बनाने का काम करता है। और इस प्रोटीन से क्या बनता है, न्यूक्लियोलस। तो क्या लिखा, फ्रॉम प्रोटीन फॉर्मिंग सेंटर्स राइबोसोम, यानी कि राइबोसोम क्या करता है कि प्रोटीन को बनाता है, और उस प्रोटीन से क्या बनता है, न्यूक्लियोलस। एंड नंबर थर्ड पॉइंट नहीं है, अब यहां पे लाते हैं किसको बच्चा, क्रोमैटिड को, है ना। तो क्रोमैटिड को हम क्या करते हैं, यहां पे इसको लाते हैं खींचकर, क्रोमैटिड, ठीक है। अब क्रोमैटिड का इसको आप क्या करो, ए मान लो, इसको आप बी मान लो, ठीक है। क्रोमैटिड का फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इंटेग्रल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, बच्चा सिर्फ इतना ध्यान रखो, क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मीन्स क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मीन्स क्या हो गया कि वही जो उलझा हुआ धागा जो था उसी को क्या बोल दो, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। यानी क्रोमैटिड का स्ट्रक्चर जो आपको दिखने में लगेगा वो कैसा लगेगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ध्यान रखो, क्रोमैटिड की बच्चा अगर बात करते हैं क्रोमैटिड का, तो जब क्या होता है, सेल का डिवीजन होता है। सेल डिवीजन मीन्स क्या, सेल डिवीजन का मतलब ये होता है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, दिस इज सेल डिवीजन। यह क्या है, सेल का डिवीजन है। और जब बच्चा सेल का जब डिवीजन होता है ना, तो क्रोमैटिड जो होता है ना, सेल का डिवीजन होता है, जब सेल का डिवीजन होता है तो क्रोमैटिड जो होता है वो क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। मतलब क्रोमोसोम आपको दिखेगा। क्वेश्चन ये आया कि क्रोमोसोम कब दिखता है, सेल डिवीजन के टाइम, ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल का डिवीजन अगर हो रहा है तो क्रोमोसोम आपको क्या होगा, दिख जाएगा। तो इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिड मटेरियल
मटेरियल गेट से ऑर्गेनाइज्ड इनटू, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। थोड़ा छोटा दिख रहा होगा आपको, भाई बड़ा कर लो, आपको क्या होगा, बड़ा बड़ा दिखेगा। तो यहाँ पे क्रोमैटिड का 2 पॉइंट और क्लियर हुआ। इंटेग्रल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है वो बता दिए। सेल का जब डिवीजन होता है तो क्रोमैटिड जो होता है वो क्रोमोसोम जैसा नहीं, क्रोमोसोम में क्या होता है, कन्वर्ट होता है, यानी क्रोमोसोम हमको क्या होता है, दिख जाता है। तो ये बच्चा था आपका यहाँ पे एक न्यूक्लियस का पूरा ओवरव्यू, पूरा का पूरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या है, बतलाया गया। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस क्या होता है ना। न्यूक्लियस की बच्चा अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है वो क्या होता है कि एक सेल का ब्रेन कहलाता है। सेल का ब्रेन क्यों कहलाएगा, क्योंकि पूरे सेल को कंट्रोल करता है। और उस न्यूक्लियस की अगर बात करते हैं तो न्यूक्लियस जो होता है सेलुलर कंपोनेंट होता है, सेंट्रली लोकेटेड होता है, साइज में क्या होता है कि लार्ज होता है, और सेल का सबसे बड़ा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस की बात करते हैं तो 2 हो जाएगा न्यूक्लियर इनवेलप, एक क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर इनवेलप कहने का मतलब जो क्या होता है कि मेम्ब्रेन होता है, और उसके अंदर जो फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर इनवेलप का कुछ पॉइंट आया। सबसे फर्स्ट पॉइंट आया कंपोज्ड ऑफ 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा 2 मेम्ब्रेन से क्या होगा, कंपोज्ड होगा। इसके बाद है कवर्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को कवर्स करता है। कैसे करता है ये आपको बता दिए। सेपरेट न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म को सेपरेट कौन करता है, न्यूक्लियर इनवेलप करता है। नेक्स्ट पॉइंट, पोर्स आर प्रेजेंट कॉल्ड न्यूक्लियर पोर, यानी कि न्यूक्लियर इनवेलप में क्या होते हैं कि छोटे छोटे पोर होते हैं, और उस पोर को बच्चा क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है परमिट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल बिटवीन साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियोप्लाज्म। मटेरियल को ट्रांसफर जो करेगा वो कौन करेगा, न्यूक्लियर इनवेलप से होगा। एंड न्यूक्लियोप्लाज्म को हम यहाँ पे उठा के लाए। न्यूक्लियोप्लाज्म का 2 कंपोनेंट है ना, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या वो बार बार आपको रिपीट किए हैं। न्यूक्लियोप्लाज्म की बच्चा बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि न्यूक्लियोलस और एक क्या होगा, क्रोमैटिड। न्यूक्लियोलस का नंबर जो होगा 1 भी हो सकता है, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। न्यूक्लियोलस किससे बनता है, प्रोटीन से बनता है, और यह प्रोटीन को कौन बनाता है, राइबोसोम बनाता है। एंड क्रोमैटिड जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म का सेकंड कंपोनेंट है। क्रोमैटिड की बात करते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमैटिड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बच्चा क्या होता है ये आपको बता चुके हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमैटिड मटेरियल गेट्स ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जब क्रोमैटिड की अगर बात करते हैं तो सेल का डिवीजन होता है, तो सेल का डिवीजन होता है बच्चा, तो ये ऑर्गेनाइज्ड जो हो जाता है वो किस में होता है, क्रोमोसोम में हो जाता है। इतना बात सबको उम्मीद है कि समझ में आपको अच्छे तरीके से आया होगा। अगर कहीं पे डाउट लगता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे आते हैं बच्चा क्रोमोसोम के बारे में, है ना। और आपको बताए थे कि क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं तो क्रोमैटिड का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका डीएनए। डीएनए का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, जीन। तो थोड़ा सा चर्चा करेंगे किस पे, क्रोमोसोम को। तो इसको मिटाते हैं, आप इसको नोट्स बनाएं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। सही तरीके से पढ़ें, एक एक चीज आपको बताते हुए जाएंगे। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है कि आपका छूटेगा। आप किसी भी बुक से आप मैच करो, 9th क्लास का एनसीईआरटी हो, कोई भी बुक हो, आप मिलाकर देखो, हर एक चीज आपको समझ में आएगा। बशर्ते आपको कंटिन्यू रहना पड़ेगा इस वीडियो पे। अगर बच्चा आप कंटिन्यू अगर रहते हैं तो उम्मीद करते हैं, चैलेंज तो कर नहीं सकते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा बात जो है समझ में आएगा।
तो आइए हम लोग आगे आते हैं क्रोमोसोम, है ना। क्रोमैटिड का यूनिट जो है उसके आगे बढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम, है ना। तो बच्चा अगर क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं, क्रोमोसोम का, तो क्रोमोसोम भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। और एक्चुअल में क्रोमोसोम की अगर बात करते हैं तो क्रोमोसोम कैसा दिखता है, ये ऐसा दिखेगा क्रोमोसोम। थोड़ा और ये सटा हुआ रहेगा, पूरा तो क्लियर आएगा नहीं, काफ़ी देर हो सकते हैं। और यहाँ पे इससे ये बाइंड होता है, ये क्रोमोसोम, एक रफ फिगर आपको बता रहे हैं। तो इसी का यूनिट होगा ये क्रोमोसोम, इसी का क्या होगा बच्चा, ये यूनिट होगा क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के ऊपर क्या होते हैं, यहाँ पे डीएनए क्या होते हैं, मौजूद हैं। इस तरह से क्या होगा, आपका डीएनए जो का मौजूद होगा। और इस डीएनए को बाहर निकालो और इसको जूम करो तो ये डीएनए एक्चुअल में ऐसा दिखेगा। एक्चुअल में आपको ये डीएनए जो होता है वो क्या होता है, इस तरह से दिखता है। और डीएनए के ऊपर क्या होता है, जीन। अगर और भी नॉलेज लेना है क्रोमोसोम जीन के बारे में तो आप हायर क्लास में आप जानकारी इसका लेंगे। तो क्रोमोसोम जो होता है इसका फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ये क्या होगा, थ्रेड लाइक क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे लिखोगे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जिस तरह से क्रोमैटिड क्या था, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, उसी तरह से क्रोमोसोम जो होगा वो क्या होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ये बताओ क्रोमोसोम बच्चा दिखता कब है, क्रोमोसोम तभी दिखेगा, अभी बताया कि क्रोमोसोम बच्चा तब दिखता है जब क्या होता है कि सेल का क्या होता है, डिवीजन होता है। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन, है ना, विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कि सेल डिवीजन होता है तो ही आपको क्या होगा कि क्रोमोसोम क्या होगा बच्चा, दिखेगा। तो ये 2 पॉइंट हुआ किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम, कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब इसका बच्चा क्या होगा, 2 कंपोनेंट होगा। फर्स्ट कंपोनेंट की अगर बात करते हैं तो क्या होगा, डीएनए होगा, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट की बात करते हैं वो क्या होगा, प्रोटीन होगा। और प्रोटीन जो होगा वो क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन होगा। शायद इधर नहीं दिखेगा आपको, तो यहाँ पे आपको लिखते हैं हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन क्या होता है, प्रोटीन का एक नाम होता है ना। जैसे प्रोटीन एक टाइप का नहीं होता बच्चा, प्रोटीन बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। और सारे प्रोटीन का नाम जो होता है वो क्या होता है कि अलग अलग होता है, जिसमें से एक आता है क्या आपका, हिस्टोन आता है। अब ये बताओ कि डीएनए का मतलब क्या होता है ना। डीएनए आपको बताया कि क्रोमोसोम का यूनिट होगा, है ना, जिसको बोलेंगे डीएनए। और ऐसे बच्चा डीएनए की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, डीऑक्सी राइबोसोम, सॉरी राइबोसोम नहीं होता है, डीऑक्सी राइबोज होता है ना। क्या होगा बच्चा, डीऑक्सी राइबोज, सॉरी बार गलत हो रहा है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा, राइबोज न्यूक्लिक एसिड से क्या बनता है, डीएनए बनता है, ठीक है। फिर लिख सकते हो डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन, हाँ सेकंड लिख सकते हो डीएनए कंसिस्ट ऑफ जीन, यानी कि डीएनए जो बनता है, कंसिस्ट जो होता है वो किससे होगा, जीन से होता है ना। और ये बात शुरू में आपको बता चुके हैं कि क्रोमैटिड का यूनिट क्या होगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का यूनिट जो होगा वो क्या होगा, डीएनए। डीएनए का यूनिट जीन, यानी कि जीन से डीएनए, डीएनए से क्रोमोसोम, क्रोमोसोम से क्रोमैटिड। तो आप सेकंड पॉइंट आप लिख सकते हो कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा बच्चा, जीन। एंड
थर्ड पॉइंट की अगर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट का, तो आप लिख सकते हो फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए क्या होगा, आर कॉल्ड जीन, आर कॉल्ड क्या बच्चा, जीन। यानी कि डीएनए का फंक्शनल सेगमेंट, वही यूनिट, डीएनए का फंक्शनल यूनिट जो होगा वो क्या होगा, जीन होगा। यानी कि जीन काम कर रहा है तो डीएनए काम करेगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट एक और भी दे सकते हो, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन, इज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट, सही है, वन जेनेरेशन टू नेक्स्ट। ये भी बच्चा पहले आपको बता चुके हैं, है ना, कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जेनेटिक मटेरियल या जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, है ना, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, थोड़ा सा गलत हुआ क्या, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज, हाँ ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि अगले जनरेशन में जो जेनेटिक मटेरियल को जो क्या करता है कि ट्रांसफर जो करता है वो कौन करता है, जीन करता है। तो ये आपका बच्चा यहाँ पे पूरा का पूरा ये न्यूक्लियस का पॉइंट जो है, न्यूक्लियस का पूरी चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स बनाओ, और इससे ज़्यादा आपको अंडर 9th में न्यूक्लियस का अलग पॉइंट जो है वो क्या है, नहीं मिलेगा। तो आपका पूरा का पूरा न्यूक्लियस के बारे में आपको बता दिए, और अगले वीडियो में हम बच्चा लेकर आएंगे सेल ऑर्गेनेल्स। ऐसे एक छोटा सा साइटोप्लाज्म भी है जो आपको नहीं पढ़ा है, पर साइटोप्लाज्म का एक अलग से वीडियो बनेगा नहीं। साइटोप्लाज्म एकदम छोटा टॉपिक है, उसमें बताएंगे कि साइटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मेटेरियल से बना होता है, कहीं ना कहीं पे इसका चर्चा करेंगे। और अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए कि सेल ऑर्गेनेल्स जो होता है वो क्या होता है, और पूरी तरीके से आपको समझाने का कोशिश करेंगे। तो आप पढ़ते रहें, नोट्स बनाते रहें। धन्यवाद।